नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं विवेक चंद्र। आज इस सियासी चर्चा में बात दाढ़ी की करेंगे। दरअसल जब से सोशल मीडिया पर ट्विटर का दौर आया है, हर चीज़ अब ट्रेंडिंग हुआ करती है। फैशन में भी ट्रेंडिंग का चलन है और सियासत में भी। इधर बिहार में बढ़े हुए तापमान के बीच सियासी मिजाज भी काफ़ी गर्म हो गया है और इस सियासी मिजाज के गर्म होने का कारण है दाढ़ी। जी हां, बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी है और यह भी क्यों? तो उनकी दाढ़ी के कारण। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं और दाढ़ी बढ़ाकर यह सोच रहे हैं कि मोदी जी की तरह हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दरअसल अररिया के शांति भवन में बीजेपी का एक कार्यक्रम था। बीजेपी वहां महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत बीजेपी ने की थी और सम्राट चौधरी वहां मुख्य अतिथि के तौर पर हाजिर थे। उन्होंने इसके आगे भी कहा कि राहुल गांधी को हम लोग 50 साल का बच्चा मानते हैं। जो व्यक्ति 50 साल का हो और उसकी राजनीतिक बुद्धि न हो, उसके लिए हम कहीं कह सकते हैं। उसी तरह उनकी बहन है जो कहती है कि वह कभी चुनाव लड़ेगी ही नहीं। इधर इसके बाद बिहार का सियासी पारा काफी गर्म हो गया। कांग्रेस ने सीधे सीधे सम्राट चौधरी पर हमला बोला और ये कहा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उधर राजद ने सम्राट चौधरी से यह सवाल पूछा है कि क्या दाढ़ी रखने वाले आतंकी होते हैं। हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी देवांशु मौजूद हैं। देवांशु, सम्राट चौधरी ने यह क्या कह दिया? क्या दाढ़ी रखने वाले आतंकी होते हैं? ये सियासत में दाढ़ी आखिर आ कहां से गई? दरअसल विवेक जी, इस समय क्या है ना कि सम्राट चौधरी थोड़े प्रेशर में है, थोड़े दबाव में है वो, क्योंकि बिहार बीजेपी मतलब शुरुआत से ही एक उनकी जो एक रही है कि डिफेंसिव वो खेल रहे थे। शुरुआत से कभी भी बीजेपी आक्रामक नहीं नजर आई थी। इसी को लेके इनको बनाया गया था, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया और वो ऐसा हो भी रहा है। देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बीजेपी जब से सम्राट चौधरी बने हैं अध्यक्ष, तब से बीजेपी थोड़ी सी आक्रामक नजर आई है। वो चाहे बयानों से हो या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज से, या फिर अभी जैसे अभियान चल रही है एक 9 साल जो मोदी के पूरे हुए हैं केंद्र में, उसको लेकर बिहार में और झारखंड में ये 30 दिनों का जो है जनसंपर्क अभियान चला रही है बीजेपी, जिसके तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हर एक जिलों में जाकर, हर एक जगहों पर जाकर वो एक जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और मोदी जी के उपलब्धियों को गिना रहे हैं। तो इसी कड़ी में अररिया पहुंचे वो। अररिया जैसा कि आप जानते हैं मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ पर इस तरह का बयान देना तो एक दिखाता है कि थोड़े से दबाव में हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है कोई भी साम दाम दंड भेद से बीजेपी की नैया को पार लगा दें और बीजेपी को एक बहुमत दिलाएं। जैसा कि सीधी सीधी उनकी टक्कर आरजेडी से ही होगी, जैसा कि सब हम लोग ये जानते हैं। लेकिन सिर्फ आरजेडी और बीजेपी ही नहीं है, बिहार में इतने सारे नेता हैं, इतने सारे दल हैं, तो वो सब भी अपने अपने मौके तलाश रहे हैं और ये दो जो बड़े दल हैं बीजेपी और आरजेडी, सीधी टक्कर इनकी होती है और ये दोनों के बीच जो संघर्ष है जारी, उसी लेकर हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन सम्राट चौधरी बयान देते हैं। उधर जेडीयू के एक नीरज कुमार है प्रवक्ता, वो भी बड़े खतरनाक बयान देते हैं और राजद से भी कुछ भयंकर। दिव्यांशु, अपने दबाव की बात कही तो यहाँ विपक्षी एकता की बैठक भी पटना में होनी है और देश के तमाम नेता और जिन राहुल गांधी पे उन्होंने ये बयान दिया है, राहुल गांधी भी आने वाले हैं। जी, उसी को लेके दबाव में है वो ज़्यादा, क्योंकि जो विपक्षी एकता की मुहिम है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की है। विपक्षी नेताओं को जोड़ने की कवायद में लगातार लगे हुए हैं। इसको लेकर वो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई दलों के नेताओं से भी मिल चुके हैं। अब जो बात है, जैसे 12 जून को बैठक होनी थी पहले, लेकिन अब 23 जून को बैठक की बात सामने आ रही है कि 23 जून को विपक्षी नेताओं की एक विपक्षी एकता की बैठक होगी और ये बिहार से ही शुरू हो रही है, पटना में बैठक होगी। तो इसको लेकर भी बीजेपी थोड़ी सी बीजेपी बिहार बीजेपी थोड़ी सी आक्रामक, वहाँ से हो सकता है ऊपर से आदेश आए हों। और खुद सम्राट चौधरी जो है वो आप जानते ही हैं कि जब बीजेपी ही सत्ता में थी, जब विजय सिन्हा ही वहाँ पर स्पीकर थे, तब वहाँ पर सम्राट चौधरी ने उन्हीं को सुना दिया था
विजय सिन्हा को ही सुना दिया था। तो सम्राट चौधरी के तेवर हम सभी जानते हैं किस तरह के हैं, और इस तरह के बयान देने के लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये दाढ़ी वाले बयान देकर जो है वो कुछ दो तरह के गेम वो खेल दिए हैं इस तरह से, और बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। एक तो मुस्लिम ध्रुवीकरण वाली बात, माई समीकरण, जी जिसको जी समीकरण MY वाली बात, समीकरण, एक वो हो गया। और उनका बयान भी अररिया में आया है, तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये सीमांचल के इलाके हैं, इसमें मुस्लिम के ज़्यादा वोटर हैं, और यहाँ पर मुस्लिम जैसे AIM जो बीजेपी हमेशा हिंदू वोट बैंक को हिंदू गोलबंद वोट बैंक करने की को कोशिश करने रहती है। इसी कड़ी में ये बयान देखा जा रहा है। और जहाँ तक इनके बयान का बात है, तो निश्चित रूप से दिखाता है कि दबाव में है। और जैसे कोई टीम प्रदर्शन नहीं करती है, कोई बल्लेबाज अगर बैटिंग अच्छे से नहीं करते तो वो दबाव में रहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अच्छे से बैटिंग करें और अपनी टीम की नैया को पार लगाएं। वही एक तरह से दिख रही है यहाँ पर सम्राट चौधरी, यानी कप्तान के ऊपर एक पूरा दबाव है कप्तान के ऊपर। जानसू, लगातार सम्राट चौधरी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। क्या लगता है कि सम्राट जो है वो आने वाला जो चुनाव है उसमें इस नैया को पार लगा पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हमने कर्नाटक में भी देखा कि बीजेपी खुद PM मोदी पूरी ताकत वहाँ पर झोंक चुके थे, बजरंगबली का एक जो आया था। लेकिन बिहार की बात कुछ और है। बिहार में अभी बागेश्वर बाबा आए थे, और बागेश्वर बाबा को देखने के लिए जो लोगों की भीड़ थी, चाहे कथा स्थल से लेके होटल पनास तक जो पूरी भीड़ देखने को मिली, तो बीजेपी पूरी तरह से चाहेगी कि हिंदू तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता थे उनकी उपस्थिति भी रही हुआ। बिल्कुल, हाँ, जैसा कि हम और ये पूरा जो कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इर्द गिर्द बुना हुआ जैसा दिख रहा था। और खबरें ये भी है कि मतलब एक खबर चल रही है मीडिया में कि आने वाले समय में और भी कुछ कथाएं हो सकती हैं उनकी, बागेश्वर बाबा की, और सीमांचल में उनकी कथाएं होने की बात कही जा रही है। और एक गया में, जो हम लोग उसी समय जब पटना में ही थे वहाँ पर, तो एक खबर आई थी कि गया में एक कार्यक्रम उनका होना है, ये लोकसभा चुनाव से पहले। यानी बाबा के बूते जो है वो हिंदुत्व को मजबूत करके हिंदू वोट बैंक को गोलबंद करने की कवायद बीजेपी कर रही है। और बयान के लिए तो बीजेपी के पास एक से एक नेता हैं, और हम लोग पहले गिरिराज सिंह भी हैं, अभी हालांकि वो कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में और भी ज़्यादा तल्ख बयान देखने को मिले, और भी ज़्यादा आपत्तिजनक चीज़ें हम सभी के सामने आए। कोई इसमें नई बात नहीं है, और कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। रंसू, क्या लगता है विपक्षी एकता की बैठक के बाद बीजेपी की रणनीति क्या होगी? बीजेपी एकता की बैठक पहले तो हो जाए अच्छे से। अगर बीजेपी विपक्षी एकता की बैठक सफल होती है और इसमें कुछ निकल करके सामने आता है, अगर कांग्रेस तैयार हो जाती है, जो नीतीश कुमार और जो क्षेत्रीय दल हैं वो चाह रहे हैं, और कांग्रेस उस पर तैयार हो जाती है, तब फिर देखना बड़ा दिलचस्प होगा और बीजेपी का स्टैंड क्या रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। बीजेपी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी जो उनका मुद्दा रहा है लोकसभा में। जो पहले तो लोकसभा में अलग अलग मुद्दे थे 2019 और 2014 में, लेकिन इस बार का मुद्दा है बिल्कुल हिंदुत्व, और जो धर्म के ऊपर जो है वो बिल्कुल फोकस रहेगा बिहार में खास करके। और सम्राट चौधरी के बयान देख रहे हैं हम लोग, और भी कुछ बयान अभी आएंगे, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। देवांशु, कल राजद सुप्रीमो लालू यादव का जन्मदिन भी है, और जन्मदिन के बहाने राजद जो है वो एक बड़ा संदेश भी देगी कल। जी, कल लालू यादव का जन्मदिन है, बड़ा दिन है राजद के लिए, और संदेश यही रहेगा कि एक तो उनका रहा है कि मुस्लिम और यादव के वोट, उनके MI जो हैं वो बिल्कुल कोर वोटर हैं उनके, लेकिन नीतीश कुमार भी जो हैं यादव को तो नहीं, लेकिन मुसलमान वोटर को वो अपनी तरफ खींचने में सफल रहे हैं पहले भी। लेकिन अब एक और खिलाड़ी इसमें आ गए हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो सीमांचल में उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है मतलब पिछले कुछ सालों में, और उनके विधायक भी हैं वहाँ से। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि ये भी MI भी ओवैसी भी बढ़ें, ताकि ये राजद और जदयू को नुकसान पहुंचाएं। पहले का क्या था कि जदयू और बीजेपी साथ में थी, लेकिन इस बार का खेल अलग है। और वहीं बीजेपी के लिए मुश्किल यहाँ भी है कि एक तरफ चाचा पारस हैं, दूसरे तरफ चिराग हैं, फिर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी एक तरह से मिला रखा है, और मांझी के भी संकेत उसी तरह के लग रहे हैं। तो बीजेपी इन तरह से जदयू और इसको तोड़ने में लगी हुई है, चाहे कैसे भी हो वो तोड़ रही है। और बीजेपी अपना गेम जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है उनका कि हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, मतलब अटैकिंग गेम खेलना है, और अटैकिंग इन द सेंस की हमलावर होना है, और हमला वो
अब चाहे वो हिंदुत्व को लेकर करें या फिर इसी तरह के बयान को लेकर करें, और बिल्कुल साफ है कि वो चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेगी 2024 में। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो हमलावर हो गई है। धन्यवाद देवांशु इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और लगातार जिस तरह के बयान आपको अभी देखने को मिलेंगे, चूँकि जो सियासी मौसम है उसकी शुरुआत हो रही है और पूरे देश की जो निगाह है वो बिहार में ही इस समय है। बिहार से ही एक शुरुआत विपक्षी एकता की भी मुहिम की होनी है और इसको लेके बीजेपी ने भी पूरा जो फोकस किया है, जो ताना बाना बुना है वो बिहार के आस पर ही ताना बाना एक पूरा बुना है और पूरे देश की निगाहें बिहार में हैं। तो आने वाले दौर में हमें एक से एक बयान, जो दाढ़ी वाले बयान है, इसके बाद भी कई वैसे बयान आएंगे राजनेताओं के जो चौंकाने वाले होंगे और इससे है जनता को चौंकने की जगह सजग होने की ज़रूरत है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, फिर हम मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। देखते रहिए 10 दिन।